तो भागे हुए लोगों का कतर में वीज़ा निकल सकता है। और वो सूरत ये है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों यहां पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक सवाल नजर आ रहा होगा, जिसमें यहां पर मुझसे पूछा जा रहा है कि कोई आदमी जो कि कतर में भागकर काम कर रहा था। 2007 का ये जो है वाकया बताया जा रहा है। 2007 में किसी आदमी ने भागकर काम किया, सीआईडी ने उसको पकड़ लिया, या ये कि वो जो है खुद सीआईडी में जमा होकर के वापस कतर आ गया, उसके खिलाफ में सीआईडी कंप्लेन लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे आदमी कतर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं 2024 में। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को सवाल नजर आ रहा है, इसी सवाल से मिलता जुलता इससे पहले भी आप में से कई भाइयों ने पूछा है कि 2009 में या 2008 में 2005 में कोई आदमी कतर में भागकर काम कर रहा था, अब वो 2024 में कतर जा सकता है या नहीं जा सकता है। दोस्तों इस सवाल को मैं आप लोगों के ऊपर में रखता हूँ, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, यानी कि वो आदमी कतर जा सकता है या नहीं जा सकता है। आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। अब मैं दोस्तों इस सवाल के जवाब की जानिब आता हूं। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि जो आदमी एक मरतबा कतर में भागकर काम किया, उसका जो है लाइफ टाइम नो एंट्री लग जाता है। वो आदमी कभी भी कतर नहीं जा सकता है। अगर वो एक आम आदमी की तरह नॉर्मल तरीके से वीजा निकलवाना चाहेगा तो उसका वीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि भागा हुआ आदमी का कतर में हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए नो एंट्री लग जाता है। अगर ऐसे किसी आदमी का वीजा निकल भी जाता है तो वो कतर एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है, या ये कि कतर जाने के बाद भी वहां पर फंस जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम भी देखने में वहां पर आया है। लेकिन यहाँ पर एक सूरत है, अगर इस सूरत को अपनाया जाए तो भागे हुए लोगों का कतर में वीजा निकल सकता है। और वो सूरत ये है कि सबसे पहले अपने नो एंट्री को ओपन करवाना होगा, यानी कि नो एंट्री का जो केस लगा हुआ है इसको जो है खुलवाना पड़ेगा। और इसको खोलने के लिए कतर में 12,000 रियाल फाइन भरना होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जब तक 12,000 रियाल फाइन पे नहीं करेंगे तब तक नो एंट्री नहीं खुलेगा। इसकी सूरत यही है कि अगर आपका कतर में कोई अपना आदमी है तो सीआईडी में भिजवा करके ये जो है 12,000 रियाल इस फाइन को सीआईडी में जमा करने के बाद में जब नो एंट्री खुल जाएगा तो उसके बाद फिर जो है उस आदमी का वीजा निकल सकता है और कतर जा सकता है। 12,000 रियाल फाइन किए बिना, नो एंट्री खत्म किए बिना किसी भी सूरत में आदमी कतर नहीं जा सकता है। अगर भूले भटके से उसका वीजा निकल भी गया तो कतर एयरपोर्ट से उसको वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप में से ऐसे भाई जिनके साथ में इस तरह का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को मैं सावधान करना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे एजेंट मिल जाए जो कि आप लोगों को 2-4-5 हज़ार रियाल के बदले में, लालच के बदले में ये कहेगा कि मैं आपका जो है केस रिमूव कर सकता हूं, आपका जो है मैं केस खत्म कर सकता हूं, आपका न्यू वीजा निकलवा सकता हूं। तो दोस्तों ऐसे सारे फ्रॉडियों से आप लोगों को बच करके रहना है। ये सारा पैसा खा करके वो जो है गायब हो जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को केयरफुल रहना है कि किसी भी एजेंट जो कि आप लोगों को कम पैसे में ये काम करवाने के लिए बता रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर समझ जाना है कि आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। कतर का रूल है कि जब तक 12,000 रियाल फाइन पे नहीं करेंगे तब तक जो है केस रिमूव नहीं होगा। दोस्तों इससे पहले जो ये 12,000 रियाल का अमाउंट 6,000 रियाल था, लेकिन पिछले जो है कई सालों से इस अमाउंट को 6,000 रियाल से बढ़ा करके 12,000 रियाल कर दिया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2-3 साल के बाद में या 6 महीना के बाद में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये अमाउंट 12,000 रियाल से बढ़ा करके ज्यादा कर दिया जाए, कोई फिक्स नहीं है। तो आने वाले दिनों में इसके बारे में देखा जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई ऐसा आदमी जो कि कतर में उसका बलाग हुरूफ लगा हुआ था, वो जो है वापस जाकर के पासपोर्ट चेंज करवा लेता है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लेता है, नाम चेंज करवा लेता है। तो दोस्तों ऐसा आदमी कतर जाने के बाद भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सब कुछ चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आपका जो उंगली का निशान होता है, जो फिंगर होता है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो फिंगर में पकड़े जा सकते हैं, तो वहीं से आप लोगों का वीजा का प्रोसेस रुक जाएगा। तो ऐसी गलती न करें। अगर आपको जाना ही है तो 12,000 रियाल फाइन पे करें, उसके बाद कतर जाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगा कि 12,000 रियाल जो है आप फाइन भरेंगे, उससे अच्छा है कि इस पैसे से आप अपने मुल्क में कोई बिजनेस कर लें, या ये कि कोई दूसरी कंट्री चले जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए आप किसी आदमी को 12,000 रियाल फाइन पे करने के लिए सीआईडी में भेजते हैं, अगर वो आदमी ईमान घुट जाता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है, वो पैसा रख लेगा और ये कहेगा कि मैंने सीआईडी में पैसा पे कर दिया है, तो यहाँ पर आप दिक्कत और प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगर ये अमाउंट आप किसी को देते हैं
तो अपने किसी बहुत ही भरोसेमंद आदमी को दें, हर ऐरू गैरू को मत दें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। यहाँ पर मैं आप में से नेपाली भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने नेपाली भाषा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन के बारे में वीडियो बनाना शुरू किया है, जाकर के जरूर सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप में से जिन भाइयों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में मालूमात नहीं है, तो ऐसे भाइयों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सही मालूमात मिल सकती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सही मालूमात न होने की वजह से बहुत सारे लोग उनकी शान में इंसल्ट करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन के बारे में पढ़ने के बाद में, जानने के बाद में, तो कोई भी आदमी उनके खिलाफ गुस्ताखी करने के लिए नहीं सोचेगा।